हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर के हम आए हैं तो उसका शीर्षक है कि जेपीएससी का जो परीक्षा होने वाला है, जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है, उसमें प्रश्नों का स्वरूप किस प्रकार का हो सकता है। मतलब कि क्वेश्चंस का नेचर क्या हो सकता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी जो क्वेश्चन सेटर होता है तो जब वो क्वेश्चन सेट करता है तो उसका सोच जो है वो नकारात्मक होता है। मतलब कि वह यह सोच करके क्वेश्चन सेट नहीं करता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करें, वो ये सोच करके क्वेश्चन सेट करता है कि कैसे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न वो गलत करवा सके, कैसे आपको कंफ्यूज करवा सके, है ना। इसलिए परीक्षा में यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एक क्वेश्चन सेटर की तरह जो है सो सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ और कैसे हमको वो फंसा सकता है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको जो है सो पढ़ाई करना है। अब देखिए, कोई भी जो सेटर क्वेश्चन सेट करता है तो कुछ पुस्तकों को आधार बनाता है। ऐसे ही अपने मन से क्वेश्चन सेट नहीं करता, बल्कि कुछ पुस्तकों को आधार बनाता है। और ये कौन सी पुस्तकें हो सकती हैं, तो हम लोग पाते हैं कि बाजार में उपलब्ध एक प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तक तो कम से कम नहीं होगी। उसके पास जो पुस्तक होगी वो निश्चित रूप से प्रमाणिक पुस्तक होगी। मतलब एनसीईआरटी की पुस्तकें होंगी, प्रकाशन विभाग की पुस्तकें होंगी, एनबीटी की पुस्तकें होंगी, इग्नू की अध्ययन सामग्री उसके पास हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थापित विद्वानों के द्वारा लिखित पुस्तकें उसके पास हो सकती है। मतलब कि आम बाजारू सामग्री से आपको बचना है, उन चीजों को आपको पढ़ना है, उन किताबों को आपको पढ़ना है जहां से प्रश्न जो है सो वो सेट किए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रश्न जो पूछे जाते हैं किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में तो हम लोग पाते हैं क्या कि मुख्य रूप से यही देखा जाता है कि 50% प्रश्न जो है वो ऐसा होता है जो परीक्षा में देने वाला हर विद्यार्थी उसको बनाता है। मतलब कि 50% जो क्वेश्चंस होता है वो बोलचाल की भाषा में आसान होता है। मतलब परीक्षा में बैठने वाला कोई भी विद्यार्थी उसको सॉल्व करता है, क्योंकि उसका जो स्कूल लाइफ है या कॉलेज लाइफ है तो उस प्रकार के इंफॉर्मेशनों को वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर पढ़ा होता है, और 50% क्वेश्चंस तो वो कम से कम जरूर बना देगा। ठीक है। 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि ये कठिन है प्रश्न, है ना। कठिन था प्रश्न, नहीं जानते थे, समझ में नहीं आया, पता नहीं कहां से क्वेश्चन सेट करता है। कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया हम लोगों की होती है 25% क्वेश्चंस के मामले में, है ना। तो जो कठिन प्रश्न है वो तो सबके लिए कठिन है, जो आसान प्रश्न है वो सबके लिए आसान है ना। अब क्या है कि बच गया जो 25%, तो 25% क्वेश्चंस ऐसा होता है जो एक साथ आसान भी होता है और कठिन भी होता है। मतलब देखने में और पढ़ने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसका उत्तर देना जरा सा कठिन होता है ना। ऐसे प्रश्न ही सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं किसी भी परीक्षा के, और रिजल्ट में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यही 25% क्वेश्चंस जो है वो निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न कैसा होता है। मान लीजिए कि परीक्षा में आपसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। 4 ऑप्शंस आपको दे दिया, है ना, कि आपको ऑप्शंस दे दिया कि गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। एक ऑप्शंस दिया मान लीजिए आनंद, एक ऑप्शंस दिया उपाली, एक ऑप्शंस दिया अनिरुद्ध, या फिर डी में आ गया कि इनमें से कोई नहीं। तो यह जो प्रश्न है वो देखने में तो बड़ा आसान है ना, लेकिन इसका उत्तर जो है थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये समझना होगा हम लोगों को कि प्रधान शिष्य पूछा जा रहा है, न कि प्रिय शिष्य पूछा जा रहा है। ठीक है ना। मतलब कि इस कंडीशन में इसका आंसर उपाली होगा, आनंद नहीं, क्योंकि आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और उपाली बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। तो प्रश्न की बारीकियों को आपको समझना होगा। देखने में तो प्रश्न बड़ा आसान है, लेकिन इसका उत्तर थोड़ा सा कठिन है। उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब प्रश्न की आत्मा तक आप पहुंच पाए, है ना। यही वजह है कि ये कहा जाता है कि प्रश्न को बार बार पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि प्रश्न की आत्मा कहां पर है। उसके बाद विकल्पों को पढ़ करके सही विकल्प का जो है सो चयन करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 25% क्वेश्चंस जो एक साथ आसान भी होते हैं और कठिन भी होते हैं, निर्णायक होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि 4 आधार होता है। एक आधार होता है कब,
एक आधार होता है कौन, एक आधार होता है क्यों और एक आधार होता है कैसे। मतलब कि प्रश्न जो होते हैं वो कब पर आधारित होते हैं, कौन पर आधारित होते हैं, क्यों पर आधारित होते हैं और कैसे पर आधारित होते हैं। क्यों और कैसे पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो तथ्यात्मक नहीं होते हैं बल्कि विश्लेषणात्मक होते हैं, कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। कब और कौन ये तथ्य पर आधारित होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए कि क्वेश्चंस पूछा गया कि दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई। इसी को पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही की घोषणा किसने की। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि दीन ए इलाही की सीमित सफलता के कारणों में शामिल नहीं था या था, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही की घोषणा के सामाजिक आर्थिक कारणों में शामिल था या नहीं था, है ना। तो कहने का मतलब कि यदि आप पढ़ रहे हैं और आपकी पढ़ाई सिर्फ कब और कौन तक सीमित है तो आप परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। आपको निश्चित रूप से इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि किसी भी चीज को आप पढ़ें तो कब, कौन, कहां और कैसे, है ना, क्यों, इन सभी चीजों को जो है सो प्रॉपर वे में आपको जान लेना है ताकि प्रश्न कहीं से भी किसी भी तरह से घुमा फिरा करके अगर पूछे तो उसका आंसर आप कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई जो है वो तथ्य पर आधारित नहीं होना चाहिए, तथ्य के साथ साथ विश्लेषण पर भी आधारित होना चाहिए। पूरी तरह से हर चीज की संपूर्ण जानकारी आपको जो है सो रखनी चाहिए क्योंकि प्रश्न आपको हर तरह का मिलेगा, है ना। और आपको परीक्षा में सफल होना है तो निश्चित रूप से क्या है कि जितने भी आधार हैं प्रश्न सेट किए जाने के तो सभी आधारों पर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाना होगा, तभी आपको जो है सो सफलता मिलेगा। तो अभी करीब करीब जो है सो 18-19 दिन का समय बचा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में। अब इस 18-19 दिन तो निश्चित रूप से रिवीजन का ये जो है सो काल होता है, इसमें आप रिवीजन कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखिए कि बिल्कुल बैलेंस डाइट लीजिए, है ना। मतलब कि आपका ब्रेन थके नहीं, है ना। आपके ब्रेन को अभी जो है वो टॉनिक की आवश्यकता है, ठीक है ना, ताकि 8 से 10 घंटा आप लगातार जो है सो काम कर सकें, 8 से 10 घंटा आप जो है सो पढ़ सके। इसके लिए ब्रेन को थकने से जो है सो बचाना होगा। अगर बार बार आपको नींद आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ब्रेन जो है आपका थक रहा है। तो पौष्टिक भोजन करना निश्चित रूप से जो है सो जरूरी है। एक बैलेंस डाइट आप लीजिए ताकि विटामिन की, मिनरल्स आदि की आवश्यकताओं की जो है सो पूर्ति हो सके। यदि आप घर से बाहर रहते हैं, लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और बैलेंस डाइट किसी वजह से नहीं ले पाते तो डॉक्टर की सलाह से आप मल्टीविटामिन का भी जो है सो सेवन 15-20 दिन तक कर सकते हैं ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से आपको संबल प्राप्त हो। इतना कुछ आपको करना है ना। और साथ ही साथ ये नहीं कि आप दिन भर पढ़ रहे हैं, किताब से चिपके हुए हैं, नहीं, कुछ म्यूजिक भी आप सुनिए, ठीक है ना, टहलिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए और इसके साथ साथ जो है सो आप पढ़ाई कीजिए, है ना, ताकि जो भी आप पढ़ें वो पूरी तरह से जो है सो आत्मसात हो सके, है ना, समाहित हो जाए वो आप में, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन की स्थिति जो है सो वो न रहे और आप बढ़िया से बढ़िया जो है सो रिजल्ट करें। क्योंकि 1 या 2 नंबर से ही जो है सो 1 या 2 नंबर पीटी में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक भी प्रश्न आपका गलत हो जाता है जाना पहचाना पढ़ा हुआ तो आपको काफी अफसोस होता है। इसलिए हर प्रश्न को एग्जाम में बारीकी से पढ़ना है, विकल्प को बारीकी से पढ़ना है और ये देखना है कि कौन सा विकल्प प्रश्न के सबसे नजदीक है, प्रश्न के सबसे करीब है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी कभी विकल्प कुछ इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि चारों का चारों विकल्प सही प्रतीत होता है। तो उस कंडीशन में सबसे सही विकल्प को जो है सो हम लोगों को चुनना पड़ता है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आप जो है सो परीक्षा को अंतिम रूप दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।